अच्छा, इसको हम एज अ पॉजिटिव इस तरह ले सकते हैं कि ये मुल्क आपको फ्रीडम देता है कि आप अपने जो भी आपके रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना रिलीजन आप खुल के कर सकते मेरा तो ये भी एक्सपीरियंस है कि मुझे गोरे मैनेजर ने नमाज की इजाज़त दी जुम्मे की, और अपने ने नहीं दी। एक जगह पे गया तो उधर बकाया मैं बोला मैंने नमाज पढ़नी है, वो नॉन मुस्लिम था, वो जगह साफ करने लग गया मेरे लिए। अभी अब पाकिस्तान में गया था, ठीक है, वहाँ पे मैं कंदूरा पहन के घूमता था, ठीक है, लोग मुझे ऐसे देखते थे, मैं कहता था यार ये क्या, और ऊपर से कुछ लोग हंसते भी थे। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रेंट अ सेंस पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट हमजा अहमद। मेरे साथ हैं सऊद भाई। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह। हमारे साथ दो और गेस्ट हैं मौजूद हैं, फुरकान भाई और साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम कैसे हैं सब? वरहमतुल्लाह। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही किस बात पे, किस मौजू पे बात होगी, ज़रा बताएं। आज हमने अपनी रिसर्च टीम से कहा था, उन्होंने एक टॉपिक रिसर्च किया है अच्छा कि हम लोग जो है नेगेटिव बात करते रहते हैं यूके की, अच्छा। तो पॉजिटिव कुछ डिस्कस किया जाए। तो शुरू करते हैं आपसे ही इंशाल्लाह। आप बताएं। पॉजिटिव? हाँ जी, अच्छा जी। आप जो भी आपके जहन में पॉइंट्स हैं, कोई नहीं बुलेट पॉइंट्स नहीं, मतलब 3 4 5 ही करने हैं, जो भी आपके जहन में आता है निकाल दें। निकाल दूँ? ठीक है यार। पॉजिटिव इसमें देखें, व्हेन आई केम टू यूके मैं 21 साल का था, 21 ईयर्स ओल्ड। तो अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 13.5 14 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला ऑब्वियसली। और मुझे जहाँ तक लगता है, पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये पिछले जो 10 साल थे ना, उसमें ज़रा ज़्यादा चेंज आना शुरू हुआ है। उससे पहले थोड़ी खामोशी थी। इंटरनेट जब मुझे याद है मैं आया था तो ना व्हाट्सएप था, ना सिर्फ एक फेसबुक होता था, और वो ऐप होती थी वाइबर। वाइबर से पहले होता था स्काइप। तो मैं पाकिस्तान स्काइप पे बात करता था। उसके बाद वाइबर आया, उसके बाद फिर चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई, व्हाट्सएप आ गया, वीडियो कॉलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई ना। पहले मुझे याद है वो कौन सी इधर सिम होती है एक, वो बड़ी, वो हर बंदा लेता है आगे, लाइका। लाइका। लाइका की आते साथ ही मैंने सिम ली। उस पर 20-25 पाउंड का बैलेंस डलवाना, पैकेजेस भी नहीं होते थे, वो पाकिस्तान कॉल करनी थी इतने पी पर मिनट पे। तो करते 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 अब कहने का मकसद ये है, जो नेगेटिव चेंज आए हैं ना, मेरे हिसाब से वो आए हैं रिसेंट आखिरी 10 सालों में, जब टेक्नोलॉजी का अरूज आया ना, जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ और ये चीज़ें, यूट्यूब ये वो। जब हम आए थे यूट्यूब कहाँ थी, बिल्कुल बिगिनिंग पे थी। तो उस टाइम पे जब हम आए थे, स्टूडेंट्स काफ़ी थे, अर्निंग अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी एज अ स्टूडेंट। लेकिन वंस यू गेट थ्रू द पेपर वर्क और सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी आज की निस्बत। तो मेरे हिसाब से ये आ गया आपका अर्निंग उसमें ना, कि आज थोड़ा सा कम है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि जी ऑनलाइन जिस तरह अमेज़ोन पे लोग कर रहे हैं, ईबे पे कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदे के लिए है नहीं वो। तो जो अगर आप नॉर्मल वर्किंग क्लास देखें तो आज अपॉर्चुनिटी कम है। शायद वो किसी वजह से ये लोग मैनेज नहीं कर पाए, जो भी। और जो अदर सोशल साइड है इसकी, उसमें टोटल इन्वॉल्वमेंट इंटरनेट की ग्रोथ की है, सोशल मीडिया की। उसके ज़रिए हर बच्चे के दिमाग में, हर बड़े के दिमाग में ये लोग पहुंच गए हैं। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि तो ये दो एस्पेक्ट हैं, सोसाइटी, एक आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है। यार इसमें अब आप मैं बताएं। दोबारा पूछता हूँ क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव ना, अब तो फिर आप नेगेटिव पे आ गए ना। यार नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस टाइम पे यार आप पॉजिटिव कुछ था। हिस्ट्री छोड़ दो, अभी पॉजिटिव आप नहीं, बताओ। अब कुछ ना क्या? कुछ पॉजिटिव तो बताए ना। कुछ तो बताओ। आप पास में अच्छा, कर सकते हैं। अगर तो आप बताओ, अगर तो कंपैरिजन करो। देखो, एक है यूके में क्या पॉजिटिव है। अब यूके में जो गोरे रह रहे हैं, जिनका कंपैरिजन ही कोई नहीं है, वो तो कहते हैं शिट होल है, सीधा सीधा। तो हमारे लिए ये है कि जो आज आने वाले लोग हैं, या जो इधर ऑलरेडी कुछ अरसे से आए हुए हैं, वो अपने मुल्क से कंपेयर करते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हम ये समझते हैं कि शायद यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे बेनिफिट सिस्टम है। क्या आप अगर बेवा हो, अगर पाकिस्तान में एक बेवा है, तो वो बेचारी की ऑलमोस्ट, वो तो ये समझती है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना। या सिंगल मदर है तो वो तो ये समझती है ना कि कौन करेगा, भाई भी छोड़ देते हैं, अक्सर अक्सर ऐसे होता है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, फैमिली छोड़ जाती हैं। यहाँ भी ये है कि एटलीस्ट वो जाती है जाके, उसके कुछ सुनने वाला है। अब रिसेंटली मेरे साथ अगर एक फ्रॉड का ऑनलाइन केस हुआ, तो देर वॉस, मैंने पुलिस को कॉल की तो पुलिस ने कहा जी देर इज़ दिस डिपार्टमेंट कॉल एक्शन फ्रॉड। आप उन्हें कॉल करें, वो आपकी रिपोर्ट लेंगे और उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो देर इज़ कोई बॉडी है वहाँ पे, आप कर सकते हो। तो अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से करो तो वो वहाँ पे जिसका असर व रसूख है उसकी ज़्यादा चलती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी कि थोड़ा सा कानून, लेकिन अब बात ये आ गई ना, पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि हमें नेगेटिविटी में जाती नज़र आ रही हैं सामने, कि क्राइम इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है,
क्या आपको नज़र आ रहा है, तो फिर वो आप वो पॉजिटिव क्या उसमें सोचोगे, जब पॉजिटिव चीज़ें ख़राब होती नज़र आ रही हैं तो अब उसमें पॉजिटिव तो ना हुई, वो तो फिर नेगेटिविटी की तरफ चल पड़ी। तो पॉजिटिविटी आपके जहन में तब आती है जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कुछ चीज़ें, वो तो जाती को नज़र नहीं आ रही, चाहे सोसाइटी है, चाहे एजुकेशन है, हर सिस्टम इनका कोलैप्स कर रहा है। लेकिन अगर आपके जहन में कोई है तो आप बताएं। पहले ओवर टू यू। ओवर टू यू। जी आप बताएं पहले। यार मेरे जहन में जो सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ है ना, वो है आपका दीन। ठीक है, पाकिस्तान में भी कुछ अरसा रहा, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि मैं वहाँ पे रहता, ठीक है, वहीं पे पढ़ाई वगैरह मुकम्मल की, वहीं पे काम करता रहता, वहीं पे फैमिली ग्रो होती, ठीक है, तो कभी मैं दाढ़ी ना रख पाता, ठीक है, कभी दीन के इतने समझने वाला या करीब ना हो पाता। इस मुल्क ने जो सबसे बड़ी जो मुझे चीज़ दी है ना, वो दी है एक अल्लाह के करीब होना, ठीक है, दीन की समझ दी है, और मतलब एक दीन की प्रैक्टिस करते हो ना आप, ठीक है, उसमें आसानी दी है। पाकिस्तान में मैं गया हूँ, पाकिस्तान में रहा हूँ, तो दीन पे चलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कहने को तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जो बंदा उधर चलता है ना, उसका सही इम्तिहान है। आपने, ठीक है, झूठ से भी बचना है, आपने नमाज़ें भी पढ़नी है, मसाजिद भरी पड़ी मतलब बेबहा हैं, लेकिन ठीक है, पढ़ने वाले की तरफ, हालांकि मस्जिद भरी होनी चाहिए। आप पूरा मुल्क पाकिस्तान जो है, पूरी आबादी आपकी मुसलमान है, मस्जिदें कम पढ़ जानी चाहिए, ठीक है, इतने नमाजी होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मसाजिद हैं, लेकिन आपको नमाजी भी मिलेंगे। ठीक, भी नहीं सोचा था कि मैं दाढ़ी रखूँगा, हालांकि मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, नॉर्मल आपके मुसलमानों से मिलना जुलना, बैठना उठना, लेकिन कभी सोचा नहीं था यार, यहाँ पर अल्लाह पाक ने तौफीक दी, समझने की तौफीक दी कि ठीक है, आपका मकसद क्या है दुनिया में आने का। आप, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बुराइयाँ ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह पाक आपको तौफीक देता है इस दीन की समझने की, ठीक है, तो आप ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस करते हो बनिस्बत इस मुल्क में, उस मुल्क में, मुसलमान मुल्क में रहो, ठीक है, जहाँ पे आसान है दीन प्रैक्टिस करना, लेकिन एक तरीके से आपको टच नहीं कर रहा दिल में, जो ना आपको वो फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, एक मैंने वाक़या सुना था। एक बंदा सऊदीया में रहता था, ठीक है, खाना काबा के बिल्कुल करीब उसकी दुकान थी। 15 साल उसको हो गए थे, गालिबन अभी तो ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन जब उस टाइम मैंने बात सुनी है, 15 साल हो गए थे, अल्लाह पाक ने उसको तौफीक नहीं दी जाके उम्रा कर सके। 15 साल खाना काबा के सामने यार, ठीक है, नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं दी। तो देखो ना, आप खुद कंपेयर करो ना। तो एक तो ये पॉजिटिव है, बाकी गुफ्तगू में और बताते रहेंगे, लेकिन पहले आप बताएं। आप अपने पॉजिटिव बताने से पहले थोड़ा सा ये बताएं, आप एग्री करेंगे कुछ चीज़ों में, एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आया तो थोड़ा बहुत तो आया होगा। नहीं मतलब यार सवाल ये था दोबारा से आपसे भी, इसीलिए सऊद भाई ने कहा था हमने इस मुल्क के पॉजिटिव की बात करनी है। जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे आके दीन की समझ आ गई, ठीक है, वो तो समझ में आती है। अब एक बात ये है कि क्रिश्चियन मुल्क है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको सारे क्रिश्चियन तो नहीं मिलते ना। तो ये कहना कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, वहाँ सारे नमाज नहीं पढ़ते, तो बस शुरू से जंग तो एक इस्लाम की और जो है सॉरी, चले आप पॉजिटिव बताएं, आप बताएं। नहीं नहीं, आप लेकिन देखो, बात आपकी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप एक ऐसा मुल्क में आओ ना जहाँ पे आपको, देखो, एक मुल्क है ऑलरेडी उरूज पे जा रहा है, गुनाह की तरफ बढ़ता जा रहा है, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, अल्लाह पाक ने तौफीक दी, तो आपको समझ आ रही ना भाई हम तो गलत रास्ते जा रहे हैं ना। तो अगर आपको समझ आ गई तो आप दीन की प्रैक्टिस उसके मुताबिक उससे बेहतर करोगे ना। नहीं, तो आपके ख्याल से वो इस मुल्क का पॉजिटिव है कि आप यहाँ पे आए यार तो वो इस मैं मुल्क का अपनी पॉजिटिव हो गया? पर्सनल बता रहा हूँ, एज ए पर्सन, ठीक है, अपने अपने मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर अच्छा, कर रहा इसमें हूँ एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये भी एक तरह से पास्ट ही हो गया ना। ना जी। ये जो आप देखें, मैं भी जो बात कर रहा था पास्ट की कर रहा था, जब मैं आया तो ये चीज़ें थीं जो अब नेगेटिव की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। अब वो चीज़ें जो हमें पॉजिटिव लगती भी थी वो नहीं है। अब आपको भी जो दीन की नेमत मिली वो पास्ट में मिली ना, यानी आप तब बता रहे हो कि मुझे चीज़ें मिली। आज के वक्त में लेकिन अगर अभी 2023 में किसी ने आना है या 2023 में आप यहाँ रह रहे हो, तो आपको एज ए सोसाइटी यूके के अंदर पॉजिटिव क्या चीज़ नज़र आती है? लेकिन उस टाइम जो है ना, जो दीन पे चलने वाले लोग थे वो कम थे। दीन की इतनी मेहनत हुई कि आज वो तादाद बढ़ती नज़र आ रही है। अच्छा, इसको हम एज अ पॉजिटिव इस तरह ले सकते हैं कि ये मुल्क आपको फ्रीडम देता है कि आप अपने जो भी आपके रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना रिलीजन आप खुल के कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल बोल ऐसे ही सकते हैं इसको। अभी अब पाकिस्तान में गया था, ठीक है, वहाँ पे मैं कंदूरा पहन के घूमता था, ठीक है, लोग मुझे ऐसे देखते थे, मैं कहता था यार ये क्या, और ऊपर से कुछ लोग हंसते भी थे। नहीं यहाँ पे मैं कंदूरा पहन के घूमूं, सर, आप कंदूरा पहन के आए किसी दिन लंदन?
आपको मैं सेंट्रल भाईजान लेके अगर जाऊंगा। आप कंदूरा पहन के वहाँ सिनेमा चल जाएंगे तो लोग हंसेंगे। डिपेंड करता है ना आप कंदूरा पहन के जा कर रहे हो। देखो मैं तो पाकिस्तान में शलवार कमीज है, कंदूरा नहीं है, तो जो आपको कंदूरे में देख रहा है तो वो तो ये कहेगा कोई अरब आया हुआ है। हो सकता है वो आपको रिस्पेक्ट से देखा हो, हाजी साहब हाजी साहब। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो उसमें वहाँ पे नेगेटिव नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे जितनी दीन की समझ पाकिस्तान में, जितना मैसेज पाकिस्तान में जो मिला था, उलमा की कसरत, ऐसे लोगों की कसरत जिनसे आप बात कर सकते हो, यानी यहाँ पे आपको ढूंढने पड़ते हैं ना, अगर आप उस माहौल में नहीं हो स्पेशली, तो वहाँ पे तो लिटरली यानी कोई ऐसा सच मसला ही नहीं है वहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे तो अगर कंपेयर करूँ तो, लेकिन अगर मुल्क का देखा जाए, अगर आप इक्वल इक्वल देखो ना, अगर आप लाइफ को हाफ डिवाइड करो और हाफ आप पाकिस्तान रहे हो, हाफ इधर रहे हो, तो देर इज़ डेफिनेटली मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट इन टू इस्लाम देयर 100%। लेकिन आप जो कह रहे हो उस पर भी मैं एग्री करता हूँ कि लोग वहाँ पे शर भी है उस लेवल का। वो क्यों है? क्योंकि लोग एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते हैं। यहाँ पे वो कोई नहीं करता। यहाँ पे आपने कंदूरा पहना है, ये पहना है, वो पहना है, आपको वो गोरा रोके ये नहीं कहेगा वो तो की कीता है। यार यहाँ बहुत कम होगा जो रेसिज्म है, लेकिन वो इतना आम नहीं है कि हर बंदा ही आपको कह रहा है, क्योंकि नहीं तो आप बाहर निकल ही ना सको। क्योंकि यूरोप से सारे लोग यहाँ पर आते हैं। जो यूरोप आप बेल्जियम ले लें, नेदरलैंड ले लें, जिधर भी है, मैंने कितने लोग देखे हैं वो कहते हैं कि अभी हम लोग इधर थे, हमारा ख़ास तौर पे नेदरलैंड से, वो कहते हैं कि उधर बहुत मुश्किल हो रही थी हमें दीन प्रैक्टिस करना, तो हम यूके शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ख़ास तौर पे हमारे जैसे बर्मिंघम हो गया, ब्रैडफोर्ड हो गया, वो लोग ख़ास तौर पे इसी इधर आते हैं कि भाई इधर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो ये एक पॉजिटिविटी है। और ज़्यादातर मुसलमान जो है ना वो यूरोप में जो ख़ास तौर पे और वेस्ट में, वो ये रियलाइज़ करते हैं कि यूके में ये फ्रीडम है। तो इससे एग्री करूँगा कि एक पर्सनल लेवल पर ठीक है, आपको एक फ्रीडम भी मिल जाती है, दूसरा कि आपको थोड़ा बहुत अगर दीन नज़र आता है और आपका रुझान है कि अपने इलाकों की तरफ, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जैसे अब मैं बोलता हूँ यार हमारा घर जो है ना मस्जिद के आसपास होना चाहिए जिधर भी रहो, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दावत मिलती रहती है कि अगर आप देख रहे हो यार कोई दाढ़ी वाला है या कोई हिजाब में है या कोई नमाज़ पढ़ने जा रहा है, तो आपको कहीं कहीं ना कुछ शर्म तो आ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाना काबा के पास रहते हुए भी अल्लाह ताला उनको तौफीक नहीं देते हैं। तो ये एक पॉजिटिव है। उसके अलावा यार अगर आप पॉजिटिव देखो ना, आप डिपेंड होता है किससे कंपेयर कर रहे हो। अगेन कंपैरिजन किससे हो रहा है? पाकिस्तान से हो रहा है, यूएई से हो रहा है, अरब ममालिक से हो रहा है, अफ्रीका से हो रहा है, किधर हो रहा है? अगर आप ऐसे मुल्कों से कंपैरिजन कर रहे हो तो यूके में एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल बेसिक लेवल पे आपको बिजली, गैस, पानी 24/7 मिलता है, ठीक है? जो आपको पाकिस्तान या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इवन अरब ममालिक, लबनान शबनान चले जाओ, शायद उधर ऐसा ना हो। बेसिक नेसेसिटी आपको 24 आवर्स अवेलेबल है, जो एक एक जो होता है ना, एक जो एक पर्सनल लाइफ को इतना अफेक्ट नहीं करती है। अब पाकिस्तान में मैं नहीं रहा, लेकिन जब भी सुना यार गैस कम हो गई है, बिजली चले गई है, लोड शेडिंग हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो एक यूके में है। अगर आप कंपेयर करते हो कि भाई अगर एक बच्चे ने पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, या उसने अगर ग्रोथ करना है, यार आप बेसिक नेसेसिटी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, गैस नहीं दे रहे, तो वो कैसे ग्रो करेगा? तो ये एक मैं ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, फिर ये जो आपने बोला ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हम इसको अंडर ह्यूमन राइट्स में भी रख सकते हैं, जो कि ये बहुत, जिसको जो है ना अपना ह्यूमन राइट्स को ये बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, विदाउट एनी रेस, जेंडर, कलर, सेक्स, रिलीजन, उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती। और एक अच्छी चीज़ भी है, और जिसकी मिसाल आपको बेसिकली लोग जो बाहर आपको मिलते हैं, कॉमन लोग जो हैं, उनसे देखने को मिलती है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई गोरा जा रहा है या काला जा रहा है, वो सारे उनको पता है कि यार एंड ऑफ द डे ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, रिगार्डलेस मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है। अगर मुश्किल में है तो वो आपकी मदद करने के लिए आते हैं। एक पॉजिटिव है। उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर है, हम लोग बोलते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी हुई हैं जो हर चीज़ को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू लेके चलती हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक पेमेंट थी सऊदीया में, तो ऑनलाइन बैंक के थ्रू मैंने की थी, रेवोलूट के थ्रू ना। तो वो कहीं इंटरमीडिएटरी जो बैंक था, उन्होंने फर्दर चेक्स करने थे, उन्होंने मुझे कहा पेमेंट किस चीज़ की, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने जो है ना वो पेमेंट ब्लॉक कर दी और मेरा अकाउंट भी बंद कर दिया। मैंने कॉन्टैक्ट किया फाइनेंशियल ओम्बड्समैन को, जो कि बैंक्स वगैरह के साथ डील करती है, जितनी भी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। उन्होंने इनको चेस करना शुरू किया, उन्होंने प्रॉपर मेरे से कम्युनिकेशन की। दिस हैपन बैक इन जनवरी, और अभी जो है ना लास्ट उन्होंने उसको ईमेल की थी कि अगर आपने 5 अक्टूबर तक इसके फंड्स रिलीज़ ना किए तो वी कैन कम्पनसेट हिम एज वेल। तो बहरहाल लास्ट वीक अभी उसकी पेमेंट वापस आ गई है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो सारी ये उस डिपार्टमेंट चल रहे हैं, 2 फोटोकॉपियाँ ले आए, 2 साइन आगे कर दें, 2 पीछे कर दें, चक्कर ही लगते रहने थे आपके। तो ये भी एक प्लस है उसके। फंक्शनिंग और डिसफंक्शनिंग सोसाइटीज है ना, यानी हाँ। एटलीस्ट अभी तक
वो नहीं रही, अगेन बात वही आ गई जो 10-15 साल पहले थे, वो नहीं रही है। इसीलिए ये गोरे इसको बार बार जो है वो लान तान करते हैं कि अब जिस तरह पुलिस का मामला है, आप कॉल करो कोई क्राइम हो गया, कोई चीज़ चोरी हो गई है, दे डोंट, वो तो ऐसे लगता है उनके लिए ऐसी बात है, आप तो आज की कोई 500वीं कॉल हो तो इट डजेंट रियली मैटर, वी डोंट हैव एनफ टाइम। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ था कि एक दोस्त था, वो किसी मेडिकल इमरजेंसी में चला गया, तो वो उन्होंने इतनी डिटेलें मेरे से पूछी फ़ोन पे, और मैं और वो थे सिर्फ। तो जब मैं उसे देख रहा हूँ वो इतनी डिटेलें पूछ रहे हैं, मैंने कहा भाई उसका गला, यानी वो चोक कर रहा था, तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी, जो भी थी उसने मुझे कभी डिस्कस नहीं की। लेकिन मैं उन्हें बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई बंदा वो खांसी जा रहा है, उसने आगे बाल्टी रखी हुई है, यानी वो बिन रखा हुआ था, उसके अंदर वो थूके जा रहा था, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ, वो मेरे से डिटेलें पूछ रहे हैं, मैं कहा मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। तो वो मुझे इतना हुआ कि यार आप एज सुन एज पॉसिबल आप एम्बुलेंस भेजो। कई जगह मैंने देखा है कि ये भी मेरे सामने हुआ है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और 10 एम्बुलेंसें पहुंच गई हैं एक ही जगह पे, 2 बंदे आपस में टकराए हैं। और एक जगह पे ये हुआ है कि इतनी इमरजेंसी, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम इस चीज़ को कहीं और यूटिलाइज करेंगे अगर ये ज़्यादा सीरियस नहीं है तो मुझे बड़ा कई दफ़ा अगेन लगा कि बीच में ऐसे लम्हात आए हैं कि मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। जो यहाँ पे गोरे अक्सर शिकायत भी करते हैं कि जी एम्बुलेंस इतनी देर से पहुंची, पुलिस इतनी देर से पहुंची। कई दफ़ा चोरियाँ होकर डकैतियाँ डकैतियाँ मार के लोग चले जाते हैं तो पुलिस पहुंचती है, ऐसे भी यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगेन डिपेंड करता है, अब सिटी टू सिटी भी वेरी करता है। अब कुछ लोग मेरे, अब चाहे उस दिन एक मुझे बंदा मिला वो हाल में रहता है, तो हाल इज़ नॉट दैट कंजस्टेड, तो वो कहता है वो एक साइड पे करके एक छोटा शहर है, तो कहता है वहाँ पे पुलिस ज़्यादा एक्टिव है। अब आप बर्मिंघम में या लंदन में पुलिस देखो तो वो उसका रिएक्शन रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट है। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ जगह पे वेरी करती हैं। अगेन आप बेनिफिट सिस्टम पे आ जाओ, कई लोग इससे बहुत खुश हैं कि भाई हमें घर मिला हुआ है, हमें ये मिला हुआ है, हमें वो मिला हुआ है। मैं सरप्राइज़ हो गया, डिसेबिलिटी एक कस्टमर था, वो उन्होंने मुझे कॉल की थी मूव होना है, मैं चला गया मूव करने, हफ्ते बाद फिर कॉल आई फिर मूव होना है, हफ्ते बाद फिर 3 दफ़ा वो मूव हो गए 3 हफ्तों में। तो मैं उसे जाके पूछा, मैं कहा ये कहाँ मूव ही जा रहे हो। बाद में मुझे अब पता लगा कि उनके जो वालिद थे वो डिसेबिलिटी क्लेम करते हैं, और उसकी बेसिस पे उनकी सारी चीज़ें फ्री हैं पूरी फैमिली की, और उसी बेसिस पे वो एक एजेंसी को कॉल करते हैं जो एमरजेंसी में उन्हें घर ढूंढ के देती है। तो मैंने कहा यार दूसरी तरफ ऐसे किस्से हैं कि लोगों को साल साल घर नहीं मिला, वो क्यों में लगे हुए हैं, और तुम लोगों को 3 हफ्ते में 3 घर मिल गए। एक एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ यार ये क्या है, इधर पुलिस डिसफंक्शनिंग सोसाइटी, ये वो किसी को। अब रिसेंट न्यूज़ है, आप लोगों ने पता नहीं देखी नहीं देखी, 2-3 दिन पहले क्रॉयडन में 17 साल का लड़का, उसने एक लड़की को फूल ऑफर किए हैं, यानी उसे पता नहीं फ्लर्ट किया है, उसको जानती थी, आई डोंट नो, अभी ये स्टोरी पूरी नहीं खुली। उसने आगे से उसे फूल लेने से इनकार किया, अपेरेंटली जो स्टोरी बाहर आई है, उसने लिटरली चाकू निकाला और उसके यहाँ फेर दिया। 16 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, और वो 17 साल का लड़का है। और वो कहता है वो जो औरत थी, जो विटनेस थी, आई विटनेस थी, वो वहाँ खड़ी है, उसने गले पे हाथ रखा हुआ, रुका नहीं, वो ऑन द स्पॉट फारग हो गई। और ये भी उसने कुछ छुप के नहीं किया, सारों के सामने। फिर पुलिस आई। अब परसों मैं वहाँ से गुजरा हूँ, 2-3 दिन पहले ये हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने वो टेप लगाई हुई थी, वो जो होती है ना पुलिस की, तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन और ये वो चीज़ें। लेकिन अब जो लोग वहाँ रहते हैं, जहाँ जो देख रहे हैं 17 साल 15 साल के बच्चों में ये हो रहा है, तो वो तो कभी सिक्योर नहीं फील करेंगे, वो तो कभी सेफ नहीं फील करेंगे। अब आप उनसे पूछोगे बाकी चीज़ें पॉजिटिव भी हों, वो कहेंगे यार ये क्या बकवास है, हम अपने बच्चों को कैसे सिक्योर करें। अगर हमें ये बेनिफिट मिल रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ मिल रही हैं, हर चीज़ मिल रही है, हमारे बच्चे सिक्योर नहीं हैं, तो हम इस मुल्क में कैसे रहें। ऐसे ही। जिसकी बेटी के साथ वो हुआ है या जिसकी बहन के साथ वो हुआ है, वो तो ट्रॉमाटाइज हो गया ना सारी उम्र के लिए। अपेरेंटली सिविलाइज सोसाइटी, सिक्योर कंट्री, सेफ कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, लेकिन जिसके साथ हुआ उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। अब यही अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें, वहाँ पे भी ज़्यादतियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पे भी हर किसी का अलग एक्सपीरियंस है। अब जैसे ये छुट्टियों पे जाते हैं, इनका एक और एक्सपीरियंस है, हो सकता है वहाँ पे परमानेंटली जाए, इनका और एक्सपीरियंस हो। मैं वहाँ पे 2 साल पहले कारोबार की नीयत से गया था, लेकिन 2 माह में मुझे पता लग गया कि भाई ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जब मैं उस चीज़ों में डीपली इन्वॉल्व हुआ ना, जो आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ती हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि झूठ के बगैर आप वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में, यहाँ हाँ? पाकिस्तान में, और यहाँ पे आप 1 साल रहोगे तो शायद आपको एक झूठ बोलना पड़े, शायद। यानी अगर मैं अपना एनालिसिस करूँ तो पिछले 6 माह में मुझे सोचना पड़ेगा यार मैंने कब झूठ बोला था कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। मैं लिस्ट निकालूं झूठ की? हाँ हो सकता है इनकी जॉब पे बोलना पड़ता हो, लेकिन कहने का नहीं मकसद नहीं, ये है, आपके झूठ की।
लेकिन कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे आपको उसकी बिल की लाइन में लगने के लिए भी शायद झूठ बोलना पड़े, वहाँ पे आपको बैंक से एक ट्रांजैक्शन करने के लिए भी हो सकता है झूठ बोलना। इन्होंने नहीं, पता वो क्या, सीन खत्म हो गया अभी सर, बोले आप। नहीं मैं ये बोल रहा था यार, एक ये मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने एक ह्यूमन एलिमेंट निकाल दिया है। क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर ये लगती है कि आप घर पे बैठे सारा कुछ कर लेते हो। आपने कोई फॉर्म देना है, आपने बैंक अकाउंट खोलना है, आपने बिजली के बिल देने हैं, सारा कुछ ऑनलाइन है। सो वो एक जो ह्यूमन एलिमेंट होता है ना, जो जिस पे होता है यार, एक तो डिले हो जाता है या किसी से बात करनी है। अभी मेरे 90% काम सारे ऑनलाइन होते हैं। ये वो पुराने बुड्ढे हैं जो, या जिनको वो इतने आईटी का नहीं है, वो बेचारे फ़ोनों पे लगे होते हैं, क्यूज़ में होते हैं, भाई वेट। अभी जितने इवन बैंक्स आप देख लें, सारे बंद हो रहे हैं। वो क्यों बंद हो रहे हैं? कहते हैं कि हम लोग बस ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। बैंक्स बंद हो रहे हैं। अब सोचें, जो पुराने बूढ़े तो कहते हैं यार हम कैसे ट्रस्ट करेंगे। अभी ये हो गया कि जो टेक्नोलॉजी है ना इधर, और इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट डिवाइसेस वगैरह, ये बहुत मेरे लिए, जैसे मैं क्योंकि अगर आपने कहीं और कंसंट्रेट करना है अपने अपना काम, तो आप इन चीज़ों पे ही, भाई आप याद है यार इधर वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट होती थी है अभी भी बर्मिंघम में। उधर अगर आपने पासपोर्ट बनाना होता था या कुछ भी रिन्यू करना होता था 6-7 पहले, ये तो अजाब होता था। ऐसे ही वही क्यू लगी हुई है भाई, टोकन लो, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। अभी जाके शुक्र है वही टेक्नोलॉजी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है जो नॉर्मल यूके में चल रही थी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट के बगैर आपसे कोई आपको देखेंगे भी नहीं। अपॉइंटमेंट है, आओ, अपना जो भी काम कराना है, नादरा जो भी पासपोर्ट है, और जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन ये अभी पाकिस्तान में भी चीज़ें आ रही हैं, आप बिल्स वगैरह ऑनलाइन दे सकते हैं हाँ, अपनी दे बैंकिंग सकते हैं। ऐप के थ्रू। दे सकते हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 10-20% हुआ है। यानी अगर अब इदारों में जाओ तो वहाँ पे फाइलें पड़ी हैं, अभी भी वो ढेर लगा हुआ अब फाइलों वो तो ऑब्वियसली बैकलॉग तो है और ख़त्म करने में टाइम लगेगा। और लेकिन जो आपने बात की है कि हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव है चीज़ें लेने का ना, जिस बंदे का जैकपॉट लग गया उसके लिए तो सब कुछ ठीक है। अब कितने लोग हैं, जानते हैं हम लोग भी, कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, लेकिन वो काउंसिल के पास जाते हैं बेनिफिट्स के लिए कि हमारी हेल्प आउट करो, काउंसलिंग की नहीं करती। और आप बोल रहे थे कि यहाँ झूठ नहीं बोलना पड़ता, ये आपको तभी हेल्प ऑफर करते हैं जब आप झूठ बोलते हैं। भाई आप बेनिफिट के लिए जाओगे, घर जाओ किसी के पास, मैंने काउंसिल के पास जाते हैं मुझे घर चाहिए, वो क्या कहेंगे आपको कि आप अपनी सारी असेसमेंट दें, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें बताएं, उसके बाद हम असेस करेंगे, फिर आपको बताएंगे। नाउ कंपेयर दैट टू समबडी हु इज़ अ सिंगल मम, या उसके हस्बैंड नहीं है, विडोड है, प्रेग्नेंट है, डिसेबिलिटी है, जैसे आपने बताया, वो जाएगी, उसको इतना प्रेफर करेंगे कि 3-3 दफ़ा घर भी मूव कर रहे हैं उसका। लेकिन अगेन बात वही है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है एक चीज़, मेरे लिए नेगेटिव हो सकती है। ऐसे ही है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है ना। इस मुल्क में जितना जिस बंदे को मिला है ना, उसके हिसाब से वो बात करता है। ठीक है, अगर एक बंदे को मिला है शुरू से लेकर आखिर तक उसको मिलता ही जा रहा है, उसके लिए तो कहता है भाई ये मुल्क इससे बेहतर तो मुल्क ही नहीं है। ठीक है, अगर एक बंदे को नेगेटिविटी मिलती जा रही है, ठीक है, हर चीज़ में तंगी मिल रही है, तो उसने तो फिर ये अच्छा, एक बोला। चीज़ क्या आपकी नज़दीक यूएई में इस्लाम प्रैक्टिस करना और यूरोप में या इंग्लैंड में इस्लाम को प्रैक्टिस करना और अपने बच्चों को भी करवाना, फैमिली को भी करवाना, वहाँ ज़्यादा इजी है यहाँ ज़्यादा इजी है? वहाँ ज़्यादा ईजी है। वहाँ ज़्यादा इजी है। प्रैक्टिस कराना तो बहुत इजी है। प्रैक्टिस यानी क्या, आपको, मैं जब जाता हूँ सुकून होता है मुझे ना। मुझे वज़ू की टेंशन है, यहाँ पर हमें पूरा पूरा दिन वज़ू हमें बरकरार रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर टॉयलेट आ गया या फिर वज़ू की जगह नहीं है, इस्तिंजा का मसला होता है, और मसाजिद भी नहीं है। फिर अगर फिर अगर नमाज़ पढ़नी है, यार कोई देख तो नहीं रहा होगा, काम में कोई कॉर्नर ढूंढना पड़ता है, वो साफ़ है, गलीज़ है, जो भी है। मोटरवे पे होते हैं, ठीक है, मोटरवे पे आप लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, आपको ये टेंशन होती है यार मैं नमाज़ किधर पढ़ूंगा। उधर तो ये है कि भी आपको हर जगह मसाजिद है, ठीक है, किधर भी चले जाओ आप, दुबई, शारजा, रासल खैमा, उम्मुल कुवैन, जो रिमोट एरियाज़ हैं, उम्मुल कुवैन, रासल खैमा, आप नमाज पढ़ो, आपको टेंशन नहीं है, कहीं भी पढ़ लो। 10 विद इन 1 माइल आपको दूसरी मस्जिद मिल जाएगी। वो शारजा में, शारजा में, अबू धाबी, दुबई में भी है। ऐसा ही है। विद इन 1 माइल हो, लेकिन नहीं, लेकिन बाय लो मुझे अगर आज ना रहते हुए मेरा यूएई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये पता है यार वो इस्लामिक कंट्री है, तो अगर मुझे आज ऑप्शन दी जाए सारी चीज़ों को हटा के, जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, कि वहाँ रहना यहाँ रहना, तो ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्री तो आप, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए जो बेस्ट है ना। हाँ, जो आप बोल रहे हो ना प्रैक्टिस का, मेरे हिसाब से दाढ़ी, बच्चों को वो लिबास पहनाना, बच्चों को मस्जिद भेजना, मदरसे, हर कदम कदम पे नमाज पढ़ सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको पानी मिलेगा हर अच्छा, जगह। एक और बड़ी मज़े की बात, आप जब भी मस्जिद जाओगे ना, आपको जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ते हो। एक जमात ख़त्म हुई तो दूसरी खड़ी होती है,
दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी। तो ज़्यादातर 5 वक्त की जो नमाज है आप जमात के साथ पढ़ सकते हो। यहाँ तो ये टेंशन होती है ना यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वज़ू कर रहा था या ट्रैफिक में फंस गया, ठीक है, जमात निकल गई, तो आप जमात करा सकते हो, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको पीछे के नमाज ही नहीं मिलते, अकेले ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो मेंटेलिटी है ना मेरे हिसाब से, कि आप फ्रीडम जो आप बात कर रहे थे ना, फ्रीडम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, वो ज़्यादा इस वजह से उसको हम ब्लेसिंग समझते हैं क्योंकि हम एक नॉन मुस्लिम कंट्री ऐसे ही में है। बैठे हैं ना, तो हम उसको नेमत समझते हैं। हालांकि अगर कंपेयर करो तो ऑब्वियसली इस्लामिक कंट्री को आप चूज़ करोगे। सॉरी, अभी मुझे एक बात याद आ गई, आपने बोला ना इस दुबई में ये मसले ज़रूर हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ जॉब्स हैं वो आपको दाढ़ी नहीं रखने देते। लेकिन वो अमेरिकन कंपनीज होंगी। नहीं 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 नहीं, वो जैसे वो जॉब्स हो गई, फॉर एग्जांपल सेल्स की जॉब हो गई, ठीक है, वो कहते हैं कि बगैर, उनका यही स्टैंडर्ड है कि भाई बगैर दाढ़ी का होना चाहिए बंदा। मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त है, उनके वो फायर डिपार्टमेंट में उनके अब्बू काम करते थे, उनको दाढ़ी रखना अलाउ नहीं था। तो वो कहते हैं कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी रीज़न, फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी रीज़न। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, जो वो आपको, अच्छा उधर ये भी है, इधर आपको होता है कि भी नौकरी जो है ना, आपको ये नहीं देखते कि आप कैसे दिखते हैं या क्या आपने दाढ़ी रखी है नहीं रखी। इधर ये है, आपको वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, उधर करते हैं। उधर ये डिस्क्रिमिनेशन उधर बाकायदा लिखते हैं कि भैया आपको ये उम्र का होना चाहिए, एज डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। अच्छा। हाँ, लिटरली मैंने और अरब नॉन अरब? अब वो तो है ही, अरब नॉन अरब का भी है कि भी अरब की अलग जॉब्स है और नॉन अरब की अलग जॉब्स हैं। तो उधर ये डिस्क्रिमिनेशंस भी हैं जो हमें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो ये एक है कि भाई चलो, जब प्रैक्टिस दीन की होती है कि आप उन जॉब्स के लिए नहीं जा सकते जिधर आपको वो मना करते हैं कि भी आप दाढ़ी नहीं रख सकते, या ड्रेस कोड उनका ऐसा होता है कि भी आप लूज़ कपड़े नहीं पहन सकते। तो ये है तो वहाँ। इसमें तो पहले पे आपको खुद पिक करना पड़ेगा ना, आपके लिए जॉब ज़्यादा ज़रूरी है या आपके लिए दीन ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगेन मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, आपने बोला डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे नहीं करते, आप एक जगह पे अप्लाई करते हो वाइट कॉलर जॉब, आपको जॉब मिलने के चांसेस क्या हैं, मुझे ये बताएं। यार डिपेंड होता है, डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स एंड योर जीन्स और जो भी आपका बैकग्राउंड है। डिपेंड होता है यार। मोस्ट लाइकली वो जो उनका ऑन पेपर दे वोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन पेपर, और ऑन द, क्योंकि मैं खुद रिक्रूटमेंट करता हूँ, अगर कोई मुझे नज़र आता है कि भाई ये फॉर एग्जांपल एक कलर्ड जो है वो बेहतर है वाइट से, फॉर एग्जांपल जो एक होता है कि गोरे से बेहतर है, तो अगर मैं कलर को नहीं पिक करता और मैं वाइट को पिक करता हूँ, और अगर ये कंप्लेन कर देता है जो कलर्ड है, तो फिर वो पूरा प्रोसेस है और फिर आई विल बी इन ट्रबल। एक प्रोसेस है। अगर अगर इस तरह होता है और उसको फील होता है कि भाई ये वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुई है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली यही होता है कि अगर आप जो गोरे हैं वो गोरों को ही हायर करते हैं, मैंने देखा है। ऐसे ही है। क्योंकि मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, ये जो यहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं ना, उनके लिए मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। तो वो क्या होता है कि मैं ज़्यादातर देखता हूँ जो एशियन है, अच्छा ये डिस्क्रिमिनेशन दूसरी साइड पे भी, जो एशियन है वो सिर्फ एशियन स्टाफ रखता है, जो जो फॉर एग्जांपल जो इंडियंस हैं वो इंडियन स्टाफ रखते हैं, जो पाकिस्तानी है पाकिस्तानी स्टाफ रखते हैं। और ये हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो एक कंफर्ट फील होता है, एक ट्रस्ट आ जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लोग करते हैं, अगर ये करते भी हैं और आपको फील होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो और फिर वो ड्यू प्रोसेस होता है, तो अगर प्रॉपर कंपनी है तो। लेकिन आप जैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, आपके अगेंस्ट कितनी कंप्लेंट्स आई हैं अभी तक? एक भी नहीं। तो मतलब लोगों के पास टाइम ही नहीं है ना। मैंने इंटरव्यू दिया, हाँ, रिजेक्ट हो गया, तो मैं ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऐसे ही है। रिजेक्ट हो गया, ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब मैं इस चक्कर में पड़ रही हूँ यार, मुझे लगा मेरे साथ जाती हुई है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, डेविड लॉयड्स बहुत बड़ा नाम है उसका, फिटनेस का इंडस्ट्री है प्रॉपर। तो वहाँ इंटरव्यू देने गया था मैं, ठीक है। अब वहाँ पे यूरोपियन थे 2-3, एक गोरा था और टीनेजर था, मेरा ख्याल है 17-18 ईयर्स ओल्ड, इतना ही होगा, नया नया पीटी बना था वो भी। और वहाँ पे उन्होंने असेसमेंट्स दी थी कुछ ना, कि आपने ये असेसमेंट्स करनी है और प्रॉपर जो है ना क्लाइंट के लिए आपने एक एक्सरसाइज प्लान करना है और डाइट प्लान, वो सब आपने बना के देना है। वो मैंने दिया, वो बड़ा इंप्रेस भी हुआ, नंबर भी मेरे सबसे ज़्यादा, कहता हम आपको बताएंगे, ठीक है। और उन्होंने जनाब रिजेक्ट कर दिया। और जो इंटरव्यू ले रहा था वो गोरा था? गोरा था। और वही जैसे आपने बोला ना कि सेलेक्ट किसको किया? वो टीनेजर को, ठीक है ऐसे ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको जॉब मिलती है ना, दैट्स प्रोबेबली बिकॉज यू आर द लास्ट ऑन द लिस्ट। ये मुझे एक इंडियन ने बताया था, उसके पास आईटी का बहुत ज़्यादा, मेरा 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। और वो जिस मैनेजर के साथ काम करता था, उसने उसको अप्रोच किया था दोबारा, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया था, तो उसने से बोला यार आई वांट यू ऑन माय टीम, तो मैं ऊपर जो है ना उससे मैनेजमेंट से बात करूँगा। उसने कहा तू करके देख ले, उन्होंने हायर तो करना नहीं मुझे।
और कहता है मेरे पास 40 साल का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उसी के पास था, मैनेजर उसको चाह रहा था, लेकिन उसने जब मैनेजमेंट से बात की उन्होंने कहा नहीं, हम इसको हायर नहीं करेंगे। अच्छा यार, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब मैं जब आप ये बात कर रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरे पास कोई चाइनीज़, यूरोपियन, इंडियन, श्रीलंकन कोई आता है जॉब के लिए, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये एक नेचुरल सी चीज़ है, जैसे आपने बोला ना कि आप कंफर्ट जोन आपका एक होता है कि आप यार मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं अपनी कंपनी में या अपने डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी 2-3 रख लूँ, तो चलो ज़रा गपशप ये वो, ज़रा अपना इन्वायरमेंट ये वो, या मैं मुसलमान हूँ तो मैं रख लूँ। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो शायद अगर मेरे पास 3-4 लोग इंटरव्यूज़ के लिए आए हैं और उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कि फ़र्ज़ करो एक चाइनीज़ आया, वो कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि बड़ा ही कोई जॉब के लिए वो सूटेबल है और पाकिस्तानी नहीं है, तो शायद वहाँ पे भी आप पाकिस्तानी को ही चूज़ किया जाएगा पाकिस्तान में। अगर आप इंडिया जाते हो तो हो सकता है श्रीलंका जाते हो। उसकी वजह, सॉरी मैं आपको काटूंगा, उसकी वजह ये भी है ना भाई, आपको पता है कि जैसे मैंने आपको डॉक्टर्स का बताया था, अभी डॉक्टर्स की जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा तनख्वाह है वो 65,000 है। जब आप हाउस जोस कंप्लीट करते हैं तो 65,000 गवर्नमेंट की तरफ से आपकी मुकर्रर है, लेकिन जो आपको हायर कर रहा है वो आपसे दस्तखत करवा रहा है कि भाई हमने आपको 35 देना है, डॉक्यूमेंट्स में 65 ही शो करेंगे, आपको 35 मिलेगा। आप कंप्लेन करोगे, सिस्टम के अगेंस्ट जाओगे तो आप ही फारा गए, उनका तो कुछ होना नहीं है। तो इसी तरह जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्कों में करप्शन बहुत है, चाइनीज़ को वो इसलिए प्रेफर नहीं करेंगे कि यार वो प्रॉपर सैलरी लेगा ना, वो ऐसे तो नहीं यार कि आपने उससे कहा 2 लाख तेरी सैलरी है तो चल इस महीने लाख ले ले, या 30 हो गया तो अगले महीने मिलेगी नहीं तुझे। नहीं, लेकिन आप करप्शन को हटा दो, करप्शन है ही नहीं, जीरो है, ठीक यूके है। की तरह ही कोई चक्कर नहीं है, यहाँ जितनी यूके में इतनी है। उसके बाद भी अब फिर मुझे तो वही लगता है नेचुरल चीज़ है ना, फिर तो अब इंडिया चले जाएंगे, इंडिया में अब ओबियसली एक हिंदू को प्रेफर तो नहीं करेंगे ना मुसलमान के ऊपर, या मुसलमान को हिंदू के ऊपर, तो ये तो जो चीज़, जैसा डिपार्टमेंट है वैसे ही है। हाँ ये चीज़ अगर मैं सोचूं तो शायद ये सारी दुनिया में ही है। जैसे आप अरब का बता रहे हैं कि अरब में अरब को प्रेफर करते हैं। एंड राइटफुली सो, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत ऐसे, क्योंकि अगर आप ऐसे जाएंगे ना यार कि अपना कोई कलर का बंदा आ गया है और उसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, तो अब अगेन डिपेंड करता है ना आप कौन सी फील्ड के अंदर है। वाइट कलर जॉब के अंदर आप चल रहे हो, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, आप सबवे के अंदर चल रहे हो तो वो तो जो मर्जी आ रही है जिस मर्जी को रख लें, और गोरे वहाँ जाके अप्लाई करते भी नहीं है, और अगर करें तो एशियन काम कैसे कराते हैं उनसे भाई। ट्रेनिंग के ऊपर मुझे कहता है जनाब मेरे से पूरी फ्लोर स्क्रब करवाई। मैंने कहा भाई सबवे के अंदर सैंडविच काटने के मैंने फ्लोरें साफ़ करनी है, और वो जानने वाला दोस्त था। 8 घंटे की शिफ्ट में जनाब बर्तन जहाँ जहाँ पे मैल लगी है साफ़ कर लो, वो साथ जब नया नया आया था तो। और मैंने क्या कहते यार, हमारे तो अपने लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहा भाई मैंने सैंडविच काट के देने हैं कि मैंने फ्लोरें साफ़ करनी है, नहीं वो उन्होंने चेक करना है तेरी ट्रेनिंग। मैं ट्रेनिंग किस चीज़ की हो रही है, मैं एज ए क्लीनर आपके लिए अप्लाई किया मैंने, मैं उतारा अप्रैल में चला गया। मैं कहा पागल हूँ मैं यार। मिस यूज़ करते हैं ना बहुत। हाँ वही ना, अब ये आप गोरे को से एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे ना, तो इसीलिए एशियन गोरे को हायर भी नहीं करेंगे कि अगर उसे उसने बोला उसने हमारे पे केस ही करा देना है। मेरा तो ये भी एक्सपीरियंस है कि मुझे गोरे मैनेजर ने नमाज की इजाज़त दी जुम्मे की और अपने ने नहीं दी। मेरा तो पर्सनल ये भी एक्सपीरियंस ये है। मेरा भी है टेस्को के अंदर। और कहाँ पे, वहाँ पे सरी के अंदर रेडिंग से आगे एक जगह है, वहाँ पे मैं जाता था टेस्को काम करने। तो गोरे को मैंने जो उनसे ना, वैसे ही मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, मैंने कि यार बुरा ना मना जाए, सारा गोरा एरिया और सारे गोरे ही काम कर रहे हैं, ये इंडियन थे नॉन मुस्लिम। तो मैंने नमाज़ पढ़ता था, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने कहा यार ऐसे बुरा ना मनाए ना। तो अल्लाह की तरफ से आप ये चीज़ें सोच रहे होते हैं ना, तो कि रिमाइंडर आ जाता है अल्लाह की तरफ से। डॉक्टर जाकिर नायक का बयान यूट्यूब के ऊपर आ गया कि किसी ने सवाल पूछा था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती। वो कहते हैं यार अल्लाह के लिए तुमने काम करना है, तुमने उससे बात की है, बात करो एंड आई एम श्योर कि वो तुम्हें इजाज़त देगा। और सुबहान अल्लाह, मैं मैनेजर के पास गया, एंडी उसका नाम था, भी मुझे याद है। मैंने कहा एंडी मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, तो मेरी 2 नमाज़ें इस टाइम मेरी शिफ्ट के अंदर आती हैं, तो तू जो ब्रेक देता है ना 20 मिनट की, मैं इसको 10-10 मिनट डिवाइड करके तो मैं नमाज़ पढ़ लिया करूँगा। वो कहता है यू नो व्हाट, कहता है तू 20 मिनट की ब्रेक भी ले, नमाज का टाइम हो नमाज भी पढ़। यार ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पर लोग आते हैं ख़ास तौर पे जो नमाज़ें पढ़ते हैं पीछे, और इधर आके उनको थोड़ी मुश्किल होती है, वो छोड़ देते हैं। और मैंने कितने लोगों को देखा है वो जुम्मा भी छोड़ देते हैं। तो ये एक मैसेज है कि भाई हम माशाल्लाह हम सब नमाज़ें पढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है ऐसा कभी भी हुआ होगा कि काम की वजह से हमारी नमाज़ें कज़ा हुई हो। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तो हमने स्टैंड लिया है, और दूसरा और ये भी है कि अल्लाह की मदद होती है, लाजिम होती है। आप जहाँ भी चले जाए, मुझे याद है कि मैं भी यहाँ पर जैसे ऑड जॉब करते थे शुरू में, मैंने उसको दुकान बंद करके मैं नमाज़ पढ़ता था। तो उसने यही मुसलमान अपना कहते हैं यार आप ऐसे नहीं कर सकते, कि हेडक्वार्टर ने बोला है कि आप अलाउ नहीं है कि आप शॉप बंद करें। तो मैं बोला मैं हेडक्वार्टर को कंप्लेन करूँगा। तो मैंने जब ये उसको बोला ना, कहते नहीं नहीं आप ऐसा करो, आप पढ़ लिया करो। तो ये होता है, आप जो भी आ रहे हैं ना यहाँ पर,
वो प्लीज़ ये ना सोचे कि भाई मेरी नमाज़ें रह जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ने हमें रिज़्क देना है, कोई टेंशन नहीं है। यानी आप ठोक के नमाज़ पढ़ो, कोई टेंशन नहीं होगी, और अगर चले भी जाती है ना, जो अल्लाह बेहतर देगा और उसे बहुत अच्छी देगा। तो बेस्ट यही है कि भाई अपनी जो नमाज़ें हैं उसको कायम रखें और टेंशन ना लें। और दूसरा ये भी है कि जो यहाँ के लोग हैं ना, अगर आप उनके अंडर काम कर रहे हो तो मुझे, मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे जैसे इन्होंने बोला, तो मेरे हिसाब से कोई हर्डल नहीं यार होगी। मैं जब लेकिन जो अपने बंदे हैं, ओए हो वो तो यार मैं एक जगह पे गया तो उधर बकाया मैं बोला मैंने नमाज पढ़नी है, वो नॉन मुस्लिम था, वो जगह साफ करने लग गया मेरे लिए। लिटरली उसने बोला यार ये साफ है, ठीक है इधर पढ़ लोगे आप? मैं बोला हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। कहता और कुछ चाहिए? कहते नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा, मेजॉरिटी जो है ना इस मुल्क में जो लोग आते हैं वो इस शर्म में मार खा जाते हैं कि यार मैं इनसे पूछूंगा तो ये कुछ बुरा ना मान जाएं, या ये ना बोलें कि भाई कुछ सख्ती ना करें। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। आप इंटरव्यू के लिए भी आए हो ना, या आपका जॉब का पहला दिन है, आप अपने मैनेजर या जो भी आपके इससे ऊपर है, हम उनसे क्लियर कर लें, क्लियर कट, कि ये भाई ये नमाज़ पढ़नी है, और कभी भी ऐसा नहीं होगा वो आपको मना करेंगे। और मुझे याद है उन्होंने मुझे शुरू में मशवरा दिया था, अगेन जब मैं सबवे में लगा था, तो उन्होंने कहा यार नमाज की तुमने बात करनी है उनसे। तो मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा यार उस टाइम शब जुमा भी जाते थे, मैंने कहा यार मैं जुमे रात को और जुमे को काम नहीं करूँगा, जुमे को नमाज़ पढ़नी होती है और जुमे रात को मैंने जाना होता है, उसके अलावा जब बुलाएगा मैं आ जाऊँगा। और वो उस टाइम जो लोग ऑलरेडी 3-3 4-4 साल से काम कर रहे थे उनको 5 पाउंड देता था वो। तो उसने मुझे डायरेक्ट ही उतने प्राइस पे रखा। हाँ, और कहता है कि ठीक है। उसने कभी मुझे फ़ोन नहीं किया कि जुमे रात ही जुम्मे को आई। तो वही आपकी वाली बात कि, और आपकी वाली बात कि अल्लाह की मदद आती है अगर आप खुद स्टैंड लें तो। क्योंकि अल्लाह रिस्पेक्ट डाल देते हैं ना उस बंदे। देखो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ ना, चाहे वो किसी भी रिलीजन का आदमी है या औरत है, अगर वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रही है ना, इवन कि अगर आप मुसलमान हो और आपके सामने क्रिश्चियन चर्च में जा रहा है ना, तो अंदर ही अंदर आपके दिल में ये रिस्पेक्ट होगी कि यार कम से कम डिसिप्लिन तो है ना, जाके अपने जो भी अपना रिलीजियस चीज़ है उसको पूरा तो कर रहा है ना। लेकिन इसी तरह अगर कोई नॉन मुस्लिम है और बेशक वो प्रैक्टिसिंग नहीं भी है ना, तो उसके दिल में अल्लाह ताला कोई ना कोई रिस्पेक्ट डाल देते हैं कि यार इसको और ये भी है ज़रूरी कि आप लोग मिसयूज़ ना करें वो एडवांटेज। अब लोग क्या करते हैं यार, वो नमाज पढ़ेंगे वापस नहीं वो कहते हैं वो सुनते हैं नफलें दुआ सारा कुछ तस्बीह सारा कुछ पढ़ के फिर आते हैं, 20 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। वो फिर अब आप हाँ, तो सिर्फ अपने फ़र्ज़ पढ़ें और निकल आए, ताकि उनको भी पता हो क्या यार लोग फैक ब्रेक जिसको बोलते हैं फैक ब्रेक, वो सिगरेट ब्रेक होती है उनकी, वो 15-15 मिनट होती है, ठीक है, वो ठीक है, वो कहते हैं यार कोई नहीं। लेकिन आप जब नमाज़ पढ़ने जाओ फ़र्ज़ पढ़ो और आ जाओ, जो आपका है जितना है उसमें आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, और आपको थोड़ी अक्ल यूज़ करनी पड़ती है कि जैसे डिपेंड होता है आपकी सिचुएशन पे। अभी मैं पर्सनली करता हूँ, मैंने जुम्मे का जैसे होता है ना, आपने स्लॉट बुक किया होता है, हमारे क्या होता है मीटिंग्स होती है, लोग मीटिंग्स डाल देते हैं कि भाई यार ये फारिग है। मैं क्या करता हूँ, हर जुम्मे को मेरी जुम्मे को फिक्स्ड डायरी में है कि भाई आई एम ऑन लंच ब्रेक बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो किसी को भी अगर मीटिंग करनी है या पहले करेगा या बाद में करेगा। अब मैं जिनके साथ काम करता हूँ जो मुसलमान है वो नहीं करते इस तरह। कभी कभी कितनी दफ़ा आता है उनकी मीटिंग 1:30 बजे हो जाती है, तो वो फिर जुम्मे की वो शर्मा शर्मी में कहते हैं यार मैंने जुम्मा पढ़ूँ या ये मीटिंग में जाऊँ। तो मैं बोले यार आप इस तरह कर लो, आप एक फिक्स कर लो अगले, ये क्योंकि आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है लंच ब्रेक, आपको मना नहीं कर सकते, आपको रोक नहीं सकते, तो आप 1 घंटा बुक कर लो स्लॉट। बाकी आपकी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी है, 5 वक्त की नमाजें कभी भी पढ़ लो, जोहर और असर। तो ये आपको थोड़ा सा ना आपको स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ती है। क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना, ठीक है। आप अपने जहन में रखेंगे, ठीक है, मैं पूछूं ना पूछूं, ये चीज़ निकाल दें, ठीक है। आप बिल्कुल सीधा जाके ना बात करें कि मैंने नमाज़ पढ़नी है बस, और कुछ भी नहीं। अगर आपको नमाज की वजह से जॉब में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो जॉब चेंज कर दें, ठीक है। वो जॉब ही ना करें जिसमें आप अपनी नमाज ही नहीं पढ़ सकते। दुनिया में क्यों है, नमाज़ पढ़ने, अल्लाह की इबादत करने ही आए हैं ना। अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते तो ऐसी जॉब करते क्यों? ना करो, ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें, ठीक है, अल्लाह पाक आपको रिस्क नहीं देंगे। और वैसे यार एक और चीज़, एक एडिशनल एक पॉइंट ये भी है कि माशाल्लाह मुसलमानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है ना। जिस तरह आप बता रहे थे कि 15-20 साल पहले ना इतनी मस्जिदें थी, ना इतने प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, तो अब इनको भी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस फैल रही है ना, वो भी तो बढ़ती जा रही है ना। सारे यूके में ऑलमोस्ट हर किसी को पता है कि मुसलमान क्या होता है, उसने क्या करना है क्या नहीं करना। ज़्यादातर अभी भी काफ़ी ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर नहीं वो अवेयरनेस होगी। उसकी वजह से भी ये चीज़ है कि वो फिर उनको पता है कि अगर इसे, कई दफ़ा तो ऐसे भी हुआ है कि मैंने सुना है, मेरे साथ नहीं हुआ, कि अगर वो कहीं जॉब पे गया तो वो गोरे ने उसे पूछ लिया कि अच्छा तेरी तो फलाना फलाना नमाज का टाइम होता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था। अब वो उसे ये नहीं पता कि ये पढ़ता है नहीं पढ़ता, लेकिन उसको ये पता सारे मुसलमान ही पढ़ते हैं,
तो उसने उसको ऑलरेडी ऑफर कर दी कि ये तो तेरा ब्रेक का टाइम होता है, या जुम्मे का उसने खुद ही बता दिया कि जुम्मे को तो तुम्हारा इतने बजे ब्रेक होती है। तो अब अवेयरनेस भी काफ़ी लोगों को आ गई और है होता है कितनी दफ़ा यार, अभी मेरे काम पे ऐसा है कि कितनी दफ़ा नॉन मुस्लिम मुझे बोलते हैं तेरी नमाज का टाइम हो गया, वो मुझे याद दिलाते हैं ओ यार इट्स योर टाइम टू प्रे नाउ। सो वो एडजस्ट करते हैं लंच ब्रेक। अगर किसी ने बोला यार लंच ब्रेक साथ में करना है तो वो बोलते हैं हाँ ये तो नमाज से पहले या बाद में, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं इस पे स्ट्रिक्ट हूँ। तो वो खुद ही फिर उनको रियलाइज हो जाता है। मुझे इससे वाकया याद आया, इंजमाम उल हक है ना, उनका एक वाकया था। वो आए हुए थे यूके में, पता नहीं कोचिंग करने आए हुए थे या कुछ कैसे करने आए हुए थे। तो उन्होंने वो माशाल्लाह दाढ़ी रख ली और नमाजें और सारी चीज़ें। तो वो ऑब्वियसली एक सेलिब्रिटी है, तो उनको तो सारे जानते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे वो कहते हैं हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो एज अ कोच थे या एज अ प्लेयर जो भी था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और ये बात भी थोड़ा सा पुरानी है। तो कहते वो जो स्टाफ था जो एडमिन कर रहा था सारा ट्रैवलिंग का ये वो चीज़ें, वो सारे गोरे थे। तो कहते उनको पहले ही पता था कि मेरी नमाजों का टाइम क्या है। तो कहते वो उस नमाज के टाइम पे सर्विसेज पे या जहाँ भी कहीं थे मस्जिद ढूंढ के, अगर अवेलेबल है नहीं है तो वो बस रोकते थे, पूरी बस रोकते थे कि इस बंदे ने नमाज पढ़नी होगी। और फिर वो मैं पढ़ता था और पढ़ के मैं खोज में वापस आता था, फिर हम ट्रैवल करते थे। तो वो एक अपनी तरह से एक पॉजिटिव चीज़ बता रहे थे कि यार वहाँ पे क्योंकि वो सिविलाइज्ड इतने हैं कि उन्हें पता है यार कि इसके राइट्स क्या हैं, तो उस वजह से वो मुझे राइट्स प्रैक्टिस करने में खुद इनकरेज कर रहे हैं। ये नहीं वो इंप्रेशन नहीं देना चाह रहे कि यार ये अब मुसलमान हमारे पास आया हुआ है तो इसको ये करने नहीं देना, बल्कि वो अपोजिट कर रहे हैं कि भैया आपकी नमाज का टाइम है, हम कोच रोक लें, बस रोक लें। तो कहते थे मैं पढ़ता था और आगे चले जाते थे, या मेरे साथ जो भी 2-4 मुसलमान थे। कि अल्लाह की मदद आती ना, अल्लाह की बिल्कुल गैरों के दिलों में बात डालते हैं ना अल्लाह पाक, तो फिर आपके लिए दीन प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। कितने लोग हैं यार, हमारी भी मिसालें हैं, लेकिन हमारे अलावा भी कितने लोग हैं जो यहाँ आके प्रैक्टिसिंग हुए हैं, जिन्होंने यहाँ आके दाढ़ियाँ रखी हैं, यहाँ आके नमाजें शुरू की हैं, यहाँ आके पाबंदियाँ शुरू की हैं चीज़ों की। जी। अच्छा, 15 से 20 साल पहले जो है ना, जो लोग इधर आए थे मुसलमान, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। वो लोग तो अपने घरों से भी नहीं निकलते थे। ये लोग इतना तंग करते थे कि आप चलते फिरते आपके दरवाजे पे नॉक करके जाते थे, ठीक है। कभी कभी आपके शीशे जो है वो तोड़ देते थे, जब 9/11 ठीक है। लेकिन अब हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कुर्बानी दी है ना, ठीक है। अल्लाह पाक को उनकी कुर्बानी पसंद आई है, तो इसलिए तो जो है अल्लाह पाक ने इन लोगों के आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, आपकी जो जनरेशन आ रही है, ठीक है, अल्लाह पाक ने उनके दिलों में भी डाला है कि ठीक है दीन को समझने वाले बने। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतना एक गैर मुस्लिम कंट्री में आप दीन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्लेसिंग है। बात फिर वहीं से है जहाँ से आपने शुरू की थी। जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, पाकिस्तान के अंदर, दुबई के अंदर, अगर आप रिलीजन फॉलो खुद नहीं करना चाह रहे तो आप मुल्क को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप यहाँ पे आते हो, आपको आके समझ आती है, क्योंकि आपने वहाँ पे भी देख ली है और यहाँ पे भी देख लिया। जो लोग खुदा को नहीं मानते वो भी ज़मीन पे गिरे पड़े होते हैं वीकेंड पे शराबे पी के। और पाकिस्तान में आपने देखा है कि जितना भी नमाज नहीं भी पढ़ता, कम से कम उनको पता है यार कि कोई मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक है जिसने मेरे से हिसाब किताब लेना है। तो अगर लोग वहाँ पे भी प्रैक्टिस करना चाहें तो वहाँ पे भी मुश्किल नहीं है। जब ये कह रहे हैं कि इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो वो हम बाकी के जो नॉन मुस्लिम मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनके लिहाज से बात कर रहे हैं कंपेयर करके। लेकिन ये कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ, ये दुबई के साथ नहीं आप कर सकते। जैसे आप कह रहे थे कि फ़र्क क्या है दोनों में ना, कंपेयर टू, देखो अगर आप नॉन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्री को कंपेयर करते हो ना, मुस्लिम कंट्री जो हमेशा जो है सुपीरियर है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन मिलती है मुस्लिम कंट्री में जाने की, तो आप हमेशा मुस्लिम कंट्री चूज़ करोगे, या चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ समझ आ गई है, ठीक है, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो आप मुस्लिम कंट्री में ज़्यादा इजीली फॉलो करोगे ना। तो वो कहीं पे भी हो। अच्छा, अक्सर गोरे पूछते हैं ये सवाल, बड़ा आजकल ऑनलाइन भी चला हुआ है कि अगर आप इतने मुसलमान और इतने प्रैक्टिसिंग बनते हो और इतनी ही चीज़ें करते हो, तो व्हाई डू यू गाइस इमिग्रेट टू क्रिश्चियन कंट्री और नॉन क्रिश्चियन कंट्री? आप क्या कहते हैं? गलती हो गई, माफ कर दो। यही कहेगी और क्या। अच्छा, ये इसमें वो आपने लास्ट पॉडकास्ट में ही पूछा था कि लोग कहते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यार इसका जवाब ये है कि भाई हम यहाँ को शौक से तो आए नहीं, पहली बात, ठीक है। मैं आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे स्टडी ही करने आया था और उसके बाद वापस जाना था। लेकिन वो हालात अनफोल्डेड हो गए कि अल्लाह की मर्ज़ी की, जो भी आप इसको नाम दे लें, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। हमें ये बातें को बताने वाला नहीं था, हमें वहाँ पे पता होता है ना, तो हम लोग कभी भी स्टेप ये लेने से कम से कम 5-6 दफ़ा सोचते यार कि हम इसके अंदर जा रहे हैं और हमने ये स्टेप लेना भी है या नहीं। दूसरी बात ये थी कि उस टाइम टीन एज थी ना हमारी, हम लोग इतने को मैच्योर भी नहीं थे। तो अभी भी अगर हम लोग वहाँ पे होते और यहाँ पे ना आए होते तो हमारे ज़हन में होता कि यार एक दफ़ा जाके चेक तो करें ना।
लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं, आपका अपना 10 12 13 साल का चेक ही एक्सपीरियंस नहीं है। हो रहा आपसे। नहीं हो गया है ना अब, लेकिन अब ये है कि जो आपका सारा आपने वाइंड अप करके ही जाना ना, एक साथ अभी मैंने पॉडकास्ट किया, चलो यार वापस जा रहा हूँ, 15 मिनट बाद मेरी फ्लाइट है, ऐसे तो नहीं होगा ना। ऑब्वियसली आपके जितने भी मसले मसाइल फंसे हुए हैं, ये इतना कम से कम आपने मुल्क को पैसे दे के रह रहे हैं, यहाँ पे फ्री में नहीं रह रहे आप, बाय द वे आपने मुल्क के अंदर पैसे दिए हैं, वो चाहे टैक्स की सूरत में हो, चाहे स्टडी की सूरत में हो, इंश्योरेंस जो भी आपने दिए है, तो वो जब तक आपके पैसे वगैरह पूरे नहीं भी होते, या कम से कम जो आपके मसले मसाइल नहीं है वो जैसे हल होते हैं, तो obvious सी बात है जो हम लोगों का प्लान है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मैं इसके सिर्फ ये बताऊं कि वो केटी हॉपकिंस थी, मेरा ख्याल है जो वो थी ऐसी जाने, उसने ये सवाल पूछा था ना किसी मुसलमान से, तो उसने आगे से बोला था, कहता है तुम अब सारी दुनिया को एक मिनट उठा के देखो, जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं ना, क्योंकि आजकल वो पावरफुल हैं अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने सब मुसलमान कंट्रीज में जाके तबाही मचाई है। कहता उन्होंने लिवेबल रहने नहीं दिया, चाहे वो बम मार के है, चाहे वो हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करके है। ये फैक्ट है कि आपको वो आपके कंट्रीज को तबाह कर रहे हैं किसी भी सूरत में, जिस लेवल पे कर सकते हैं। अब उसके अंदर एजुकेशन भी तबाह होती है, इकोनॉमी भी तबाह होती है। अब हमारे पास तो लाइव एग्जांपल है ना कि कैसे वो कहते हैं जी इनको जो अच्छा करना चाह रहा है मुल्क को उसको साइड पे करो, और इनको जो है वो करो, बैंकरप्ट करो। ये तो हमारे सामने है ना, वो छुपी बात तो नहीं है। तो वो उसने आगे से जवाब दिया कि तुम ये जाके सारी दुनिया में ना तमाशा ढकाओ, तो हम अपने मुल्क को मेरे हम पागल हैं हम इधर आए। कौन अपनी लैंग्वेज, अपने लोग, अपने रिश्तेदार ये चीज़ें छोड़ना चाहता है अगर उसके पास हर चीज़ हो। आज जो हम शुरू से बात कर रहे हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ की है ना, हमारे मुल्कों में नहीं है। उसके पीछे रूट्स क्या हैं कि इन्हीं लोगों ने जा के वहाँ पे डिस्टेबलाइज कर करके आपके मुल्कों को कर्जों में डाल के कि ये हमारे डिपेंडेंट रहें, ताकि हमारे हुक्म वहाँ पे चलते रहें। तो तबाही तो इन्होंने मचाई है ना। तो वो आगे से उसको कहता है कि तुम वो तबाहियाँ छोड़ दो, तुम अपने मुल्कों में रहो, कहीं तो अपनी फौजें भेजने की ज़रूरत नहीं है, अपने जहाज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाके लोगों को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम टेररिस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो। तुम अपने मुल्कों में रहो, हम गारंटी देते हैं अगले 10 साल में हम वापस चले जाएंगे। सैंक्शंस लगा देते हैं, वही ना, कोई भी मुल्क कुछ भी आप करना कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान पे सैंक्शन है जी, आप वो शरीयत नाफिज नहीं कर सकते। हाँ, आप रशिया से कारोबार नहीं कर सकते यार। अमेरिका ने बोला हुआ आपने रशिया से पेट्रोल लिया, कोई गंदम शंदम ली, जो पिछले दिनों मसला हुआ है वो यही हुआ है ना अमेरिका को। आपने ली तो आपको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नहीं बदमाशी है ना। देखो अगर एक महल्ले में बदमाश है और वो कुछ करने ही ना दे, तो लोग तो फिर उधर से मूव ही होंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चे पालने हैं। और एक और बात है, ये जो कहते हैं ना क्रिश्चियन कंट्री तो है ही नहीं, सवाल ही गलत है। ठीक है, अगर आप देख लो यहाँ खास तौर पे यूके तो नॉन क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग कंट्री है ही नहीं क्रिश्चियन, ये तो एथियस्ट कंट्री है। कहने को क्रिश्चियन है तो एथियस्ट कंट्री। तो ये जो क्रिश्चियन को एक डिल्यूजन है, क्रिश्चियन कहते हैं गोरे के हम क्रिश्चियन है, यार तुम नाम के क्रिश्चियन हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा एबीसी नहीं तुम्हें आती। ये तो चर्च इन्होंने कब से अलग कर दिया गवर्नमेंट से। कितने चर्चेज मसाजिद में तब्दील हो गई हैं। वो भी हो गए हैं, लेकिन जो चर्च गवर्नमेंट पहले ही होता था कि जो ब्रिटिश चर्च है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर था, तो वो स्क्रूटनाइज करता था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इन्होंने चर्च को जब झगड़े हुए ना इनके, ये कैथोलिक हैं, ये फलाने जब फिरके बने और लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो इन्होंने उनको अलग कर दिया कि भाई गवर्नमेंट आप अलग चलाओ। तभी ये लिबरल हो गए ना। इन्होंने कहा जी वो चलाओ और हम चर्चों को हम संभाल लेंगे। जब चर्चों को संभालने की बात की तो वो संभालना नहीं था, वो बंद कराने थे। सही है। वो बंद हो गया। आज सारे चर्च बंद पड़े हैं, जाले लगे हुए हैं। मसाजिद ये तो मुसलमान आते हैं आगे कहते हैं जब जाले उतारो यार, कितने का देना है। तो वो अब माशाल्लाह अल्लाह ने काम लिया है लोगों से, तो मस्जिदें बनी जा रही हैं। यार वाइट सुप्रीमेसी है ना। आप देखो अब फ्रांस जो है उनके पास 2500 टन गोल्ड है और एक भी माइन नहीं है फ्रांस के अंदर गोल्ड की। तो कहाँ से लेके आए? अफ्रीका को कलोनलाइज करके वहाँ से सारा यहाँ पे। अब क्या वहाँ पे दो धमाके करा दिए, ठीक है ना, वहाँ पे जनाब आतंक फैल रहा है, टेररिज्म फैल रहा है, तो हम क्या करेंगे जनाब, हम क्योंकि आपके बहनों ही हैं, हम वहाँ पे जाएंगे और आपको जो है ना ये आतंकवादियों से निजात दिलवाएंगे। वहाँ जाके सारे रिसोर्सेज अंदर खाते, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, फ्यूल या जितना भी ये यूरेनियम वगैरह था सारा निकाला, वहाँ से निकाल के वापस आ गए। अब वो बेचारे यार अपने मुल्क को किस साल में छोड़ दिए यार, मतलब उनके पीने का पानी नहीं है साफ उनके पास। अब वो फिर बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आके उनको कैंपों में डाल डंडे देते हैं। मारते हो, ये वो पानी से बेचारे तय। यार किसका दिल करेगा। मैं एक बंदे को लाइव उसमें शो में रेडियो में देखा, वो बंदा पता है कह रहा था, आपका जो ट्रक होता है ना, जो आपका ये लॉरी के अंदर एक वो लगा होता है, वो जो आगे से पाइप आता है, वो घूमता है, फिर उसके पीछे वो चलते हैं ना, व्हील चलते हैं, पता नहीं उसको एक्सल बोलते हैं क्या बोलते हैं। वो कहता है यार मैं पता नहीं कौन से मुल्क से, टर्की से या कहाँ से, वो एक्सल पे बैठ के यूरोप आया था कि कोई देखे ना मुझे,
और वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए बेचारा रेडियो पे रो पड़ा, कहता तुम लोगों को पता ही नहीं है, तुम लोग हमें आके ये इस तरह कहते हो, ये सालम सीकर आ जाते हैं, धोखेबाज आते हैं। वो इराकी था, उसने कहा जो तुमने आके हमारे कंट्रीज में किया, हम कैसे वहाँ से निकल के अपनी जानें बचा के भागे, तुम्हें पता ही नहीं। तो इसलिए भी ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब ये लोग कहते हैं ना ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तुम अगर ये पंगे करने छोड़ दो तो हर कोई अपने मुल्क में खुश रहे। इराक जो था जिस ज़माने में, वो जो उसका जो भी था, वो जो जिसको इन्होंने टांग दिया था, उसके ज़माने में अगर आप इराकियों से बात करो, वो कहते हैं भाई हम खुश थे, ये तो इन्होंने आगे पिछोड़ी डाली है अपने गोल्ड चक्कर में, अपने ऑयल के चक्कर में। वो कह रहा था जी हमने अपना ऑयल फलानी करेंसी में बेचना है, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, तू कौन होता है बेचने वाला, डॉलर में बिकेगा। अब चाइना एक काफ़ी अरसे बाद एक आया जो आगे खड़ा हो गया सामने, क्योंकि उसने अंदर ही अंदर इतनी तरक्की की है कि वो कह रहे हैं भैया हम जहाज अपने बना रहे हैं, हम अपने जो एटम्स हैं वो बम बम अपने बना रहे हैं, हम हर चीज़ अपनी बना रहे हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम तो तुम्हें बेच रहे हैं। हर ऐप वहाँ बन रही है, हर फ़ोन वहाँ बन रहा है, हर गाड़ी वहाँ बन रही है, हर कंपोनेंट्स वहाँ बन रहे हैं। तो वो कहता है हम तो तुम्हें बेच रहे हैं, हमें तो किसी ज़रूरत नहीं है, तो हम खड़े हो गए। वो अब खड़ा हो गया इनके सामने, ऐसे ही अब इनसे भुगता नहीं जा रहा। अब वो ब्रिक्स में एवरी सिंगल ईयर नया मुल्क ऐड हो जाता है। इस मुल्क टर्की, सऊदीया, साउथ अफ्रीका, वो भी ऐड हो गए। तो अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो रहे हैं। तो अब अमेरिका को पिछोड़ी पड़ी है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एनीवेज ये तो बात दूसरी तरफ निकल जाती है पॉलिटिक्स में। लेकिन कहने का मकसद है अच्छाइयाँ भी ठीक हैं। आप जितना देखो, अगर मैं आज कुछ हूँ और मेरा इतना टाइम पीछे गुजरा है यहाँ इस मुल्क में, तो मैं ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्रेडिट तो इस मुल्क को देता हूँ ना। जितना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, वो जितनी चीज़ें हुई वो इधर से सीखी, कितनी चीज़ें ऐसी हैं मुझे नहीं पता। मैं वहाँ होता तो मैं क्या सीखता क्या ना सीखता, कितना मेरा एक्सपोजर होता। लेकिन मैं इतनी नेशनलिटी से मिला, इतने दोस्तों से मिला, आपसे मिला, ये कम एक्सपोजर है। आपका जहन जो है ना ओपन हो जाता है बड़ा ना, हो गया क्योंकि आप पाकिस्तान में ज़्यादातर पाकिस्तानियों से मिलोगे, वही सोच, वही आपका कंफर्ट जोन, तो ग्रो करने में आपको टाइम भी लगता है ना। तो यहाँ पे आपको कम अरसे में जो है आप तेज़ी से ग्रो हुए। चले जी, इसके साथ ही आज की पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। ये इंशाल्लाह। तो नहीं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और अपने आइडिया ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।